हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो हम टीआर जैन की बुक से बैंकिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 6। अभी तक हमने 5 चैप्टर आपके कर लिए मनी तक। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ जाके आप सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर डेली मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछता हूँ। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और अगर आप मेरी पेड लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर मिल जाएगा। चलिए, बैंकिंग, इससे पहले हमने पढ़ा था मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट द कॉमर्शियल बैंक आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में जो कॉमर्शियल बैंक है वो मनी सप्लाई का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, इंपॉर्टेंट जरिया है। Unlike the central bank, the commercial bank do not have the authority of issuing currency. They cannot issue notes or coin. Yet they are the supplier of money as they create money by way of demand deposit. जिस तरीके से सेंट्रल बैंक पर अथॉरिटी है करेंसी छापने की, इशूइंग करेंसी की अथॉरिटी है, नोट्स छापने की, कॉइन्स की, उस तरीके से कॉमर्शियल बैंक के पास नहीं है। लेकिन फिर भी कॉमर्शियल बैंक एक मनी सप्लायर बन जाती है डिमांड डिपॉजिट के जरिए। डिमांड डिपॉजिट क्या होती है? जो भी हमारे अकाउंट में, सेम अकाउंट में जो पैसा होता है, जो आप जब चाहो तब निकाल सकते हो, हमारे डिमांड डिपॉजिट का हिस्सा होता है। इन द प्रेजेंट चैप्टर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक, हाउ एग्जैक्टली कॉमर्शियल बैंक क्रिएट मनी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे मनी क्रिएशन होता है, कैसे कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करती है। सबसे पहला प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक। प्रोसेस क्या है? सबसे पहला, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय अ कॉमर्शियल बैंक। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल। जो बैंक है उनके पास पैसा आता है लोगों से, लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, उस पैसे को हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स। बैंक लैंड मनी मैनी टाइम मोर देन देयर कैश रिजर्व। जो बैंक के पास पैसा होता है, जो हमने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक उस पैसे को लोन के रूप में देती है। भाई, जब भी बैंक किसी को लोन देगी तो क्या वो बिना अकाउंट ओपन कराए देगी? नहीं सर, उनका अकाउंट होगा ही होगा, या नहीं है तो वो अकाउंट ओपन करवाएगी और उन अकाउंट में वो एक उनके नाम से क्रेडिट एंट्री पास करती है जब बैंक से वो इंसान लोन लेता है। बैंक के लिए वो डिपॉजिट होती है सेकेंडरी डिपॉजिट। जब हम इन दोनों डिपॉजिट को, प्राइमरी डिपॉजिट को और सेकेंडरी डिपॉजिट को जोड़ देंगे तो उसको हम कहते हैं हमारा डिमांड डिपॉजिट। द बोरोअर्स कैन इशू चेक अगेंस्ट लोन इन देयर अकाउंट, द चेक सर्कुलेट द इकोनॉमी एज मनी। तो भाई, जो चेक होता है वो भी मनी की तरह सर्कुलेट होता है। प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट दोनों को जोड़ दो तो हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है, हेल्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक। Total demand deposit with the bank are many times more than the cash reserve or the commercial bank. This is because the commercial bank know that all the depositor could not show up in the banks to withdraw all their deposit by way of cash. देखो, बैंक में 10 लोगों ने पैसा जमा किया, 10-10 हजार रुपये। अब बैंक क्या करेगी? इस पैसे को लोन के रूप में दे देगी। बैंक को भी मालूम है, उनको एक्सपीरियंस से, कि ऐसा बहुत ही रेयर चांस होगा कि जितने लोगों ने बैंक में पैसा जमा किया है एक टाइम पे वो सभी लोग बैंक से पैसा निकाल लें। इफ एक्सपीरियंस शो दैट विड्रॉल आर जनरली अराउंड 10% ऑफ डिमांड डिपॉजिट। एक एक्सपीरियंस कहता है कि जितना बैंक में पैसा जमा किया जाता है सिर्फ उसका 10% ही लोग क्या करते हैं? बैंक से पैसा निकालते हैं, बाकी के 90% पैसा हल्फल नहीं निकालते। तो बैंक क्या करती है? बैंक को सिर्फ 10% अपने पास एक रिजर्व रखना पड़ता है। और डिमांड डिपॉजिट सर्व एज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी जस्ट लाइक कैश हेल्ड बाय द पीपल। तो सारी जो डिमांड डिपॉजिट है जो कॉमर्शियल बैंक के पास आई है वो एक तरीके से मनी सप्लाई की तरह काम करती है। डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई, इसको हम कहते हैं बैंक मनी। दिस इज मनी क्रिएट, जो बैंक ने क्रिएट करी है और ये सर्कुलेट होती है हमारी इकोनॉमी में। अब यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, इसको देखेंगे। देखिए, लेट अस इलस्ट्रेट द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। जो हमारा प्रोसेस होता है क्रेडिट क्रिएशन का, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देयर इज अ सिंगल बैंकिंग सिस्टम इन द इकोनॉमी एंड इनिशियली द बैंक रिसीव डिपॉजिट ऑफ 1000। बैंक में 1000 रुपये रिसीव हुए हैं किसी से। CRR 10% है एंड इट डज नॉट चेंज। कैश रिजर्व रेशियो 10% और ये चेंज नहीं होता।
कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो वो रिजर्व होता है जो हम आरबीआई के पास या फिर अपने पास भी हम रख सकते हैं। तो अब अगर आपको ये 1,000 रुपये का इस्तेमाल करना है तो आपके पास CRR कितना होना चाहिए? 1,000 का 10% यानी कि 100। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिस रिफ्लेक्ट कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक एज ए परसेंटेज ऑफ द डिमांड डिपॉजिट। जब भी आपको कोई 1,000 रुपये देगा आपके पास कैश रिजर्व कितना होना चाहिए? 10% यानी कि 100 रुपये। अब यहाँ देखो, पहले राउंड में 1,000 रुपये डिपॉजिट किए, 1,000 का 10% कितना हो गया? 100, यानी कि 900 CRR, और लोन कितना दे दिया हमने? 100 CRR, और लोन कितना दे दिया? 900 रुपये। सेकेंड राउंड में 900 जमा किए, लोन 10% 810 रुपये, और कैश रिजर्व 90 रुपये, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल डिपॉजिट कितना हुआ? 10,000 रुपये, और 10% यानी कि 1,000 कैश रिजर्व में और 9,000 रुपये लोन के रूप में। अब आपने यहाँ देखा, इन द फर्स्ट राउंड बैंक को 1,000 रुपये मिले, द कैश रिजर्व टू टैकल द लायबिलिटी ऑफ 1,000 इज इक्वल टू 100। अगर बैंक को इस 1,000 रुपये को इस्तेमाल करना है तो उसके पास कैश रिजर्व में कितना रुपये होना चाहिए? 10% यानी कि 100, implying that the bank have excess reserve 900 which they can use for the purpose of lending। 1,000 में से 100 रुपये चाहिए रिजर्व के लिए, तो वो तो अलग कर रही है। अब कितने बचे? 900। इस 900 रुपये को वो लोन के रूप में उठा देंगे। ऐसे ही उन्होंने सेकंड वाले में बताया है और ऐसे ही इन्होंने थर्ड वाले में बताया है। Thus, if cash reserve ratio is equal to 10%, initial deposit of 1,000 allow the bank to create demand deposit up to 10,000। अगर बैंक के पास 10% का कैश रिजर्व रेशियो है और इनिशियल डिपॉजिट यानी कि जो लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं वो 1,000 है, तो बैंक उसका 10 गुना क्रिएट कर सकती है। कैसे? फॉर्मूला देखो, 1/CRR, डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू 1/CRR इंटू कैश रिजर्व। 1/CRR 10% था और कैश रिजर्व कितना था? 1,000। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 10,000। समिंग अप, हम ये कह सकते हैं कि मनी क्रिएशन के दो प्रिंसिपल फैक्टर हैं। सबसे पहला, कैश बैलेंस विद कॉमर्शियल बैंक विच दे कैन यूज एज कशन मनी फॉर द क्रिएशन ऑफ कैश। जो उनके पास रिजर्व होना चाहिए वो होना ही चाहिए। हायर कैश बैलेंस ज़्यादा क्रिएशन होगा, कम कैश बैलेंस कम क्रिएशन होगा। हायर द CRR लोअर द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी। जितना CRR ज़्यादा होगा उतना आप क्रेडिट मनी कम क्रिएट कर पाएंगे। बिसाइड द CRR कैश विच द कॉमर्शियल बैंक आउट टू कीप। CRR के अलावा जो पैसा कॉमर्शियल बैंक अपने पास एज अ रिजर्व रखती है उसको हम कहते हैं वॉल्ट कैश। हायर द वॉल्ट कैश लोअर वुड द कैपेसिटी टू क्रिएट मनी। जो CRR में आप पर इस्तेमाल हो रहा था वही यहाँ पर इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पर वही प्राइमरी डिपॉजिट कौन सी डिपॉजिट होती है? वो पैसा जो पब्लिक ने जमा किया बैंक में, जो लोन के रूप में बैंक ने दिया वो सेकेंडरी डिपॉजिट, दोनों को जोड़ दो तुम्हारा डिमांड डिपॉजिट। फिर आपसे कह रहा है CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर। इन इंडिया CRR इज डिटरमाइंड नॉट बाय द कॉमर्शियल बैंक देमसेल्फ बट बाय द RBI। इंडिया में जो CRR है वो कॉमर्शियल बैंक अपनी तरफ से नहीं डिटरमाइन करती, अपनी तरफ से डिसाइड नहीं करती, बल्कि जो RBI है वो डिसाइड करती है, और उसको हम लीगल रिजर्व रेशियो भी कह सकते हैं। ऑल्सो द कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप द स्पेक्युलेटेड कैश रिजर्व नॉट विद देमसेल्फ बट विद द RBI, और द बैंक कैन कीप एक्सेस एज वॉल्ट के विद देमसेल्फ। और कुछ पैसा कॉमर्शियल बैंक को RBI के पास भी रखना पड़ता है एज अ फॉर्म ऑफ रिजर्व, और वो भी हमारी कौन करती है? RBI फिक्स करती है। तो यहाँ पर वही दे रखा है फॉर्मूला कि अगर आपका CRR 10% है तो ये क्रेडिट मल्टीप्लायर को निकालने का फॉर्मूला है कि यहाँ पर क्रेडिट मल्टीप्लायर 1/CRR। तो ये 10% है तो 1/10/100, तो 100 ऊपर जाएगा, 100 को 10 से काटोगे तो 10। इसका मतलब है कि अगर CRR 10% है तो कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट मनी 10 गुना ज़्यादा क्रिएट कर सकती है अपने CRR के हिसाब से। बस वही ध्यान रखना है, CRR जितना कम होगा उतना ज़्यादा क्रिएट होगा, CRR जितना ज़्यादा होगा उतना कम क्रिएट होगा। अब बारी आती है यहाँ पर सेंट्रल बैंक की। Central bank is an apex bank that control the entire banking system of a country. It is the sole agency of note issuing and control the supply of money in the economy.
सेंट्रल बैंक हमारा एक एपेक्स बैंक है, इसको हम आरबीआई भी कहते हैं, जो कंट्रोल करता है हमारी कंट्री का जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है उसको। ये एक अपने आप में एजेंसी है जो नोट इशू करता है और कंट्रोल करता है मनी की सप्लाई को। इट सर्व एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकों के लिए, गवर्नमेंट के लिए एक बैंकर है और मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, है ना। तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहला, बैंक ऑफ इशूइंग नोट। सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज़ द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशूइंग नोट। जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है कंट्री का, उसको अधिकार होता है नोट को इशू करने का, जिसको हम करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक की कहते हैं। यानी कि आरबीआई के अलावा किसी और को नोट छापने का अधिकार नहीं है। द नोट इशू बाय द सेंट्रल बैंक आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। जो नोट आरबीआई छापती है उसे अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं। देखो दो चीज़ होती है, एक लिमिटेड लीगल टेंडर और एक अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब है जो सिक्के होते हैं, आप किसी को लीगली 1 रुपये के सिक्के 1000 से ज़्यादा नहीं दे सकते, उसे लिमिटेड कहते हैं, और नोट वगैरह अनलिमिटेड। तो हमारा जो आरबीआई है वो नोट छापती है, और जितने भी सिक्के हैं और 1 रुपये का नोट है वो गवर्नमेंट छापती है। बैंकर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के लिए बैंकर भी है, एक एजेंट भी है और फाइनेंशियल एडवाइस भी देती है। एज अ बैंकर गवर्नमेंट मैनेज करती है, वो बैंक मैनेज करती है उनके अकाउंट। एज अ एजेंट वो उनके लिए सेल करती है प्रॉपर्टी और ख़रीदती है प्रॉपर्टी। एज एन एडवाइज़र वो उनको बताती है कि कौन कौन सी पॉलिसी हमें लानी चाहिए मार्केट में। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट। Bankers Bank and supervisory role. As a banker bank, it has almost the same relation with other bank in the country as a commercial bank has with customer. Bankers Bank में जिस तरीके से कॉमर्शियल बैंक का रिश्ता है कस्टमर से, वैसे ही कॉमर्शियल बैंक का रिश्ता है आरबीआई से। 3 ऑब्जर्वेशन देखे हैं। पहला, द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक एंड ऑफर देम लोन। सेंट्रल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है कॉमर्शियल बैंक से और उन्हें लोन प्रोवाइड करती है। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करती है क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जो फैसिलिटेट करता है कॉमर्शियल बैंक को। चेक क्लियरिंग हाउस फंक्शन होता है एक तरीके से, जैसे कि आपका जो अकाउंट है वो एचडीएफसी में है, जिसको चेक दे रहे हो उसका अकाउंट एक्सिस बैंक में है, तो आप किसका चेक दोगे? एचडीएफसी का, और वो अपने बैंक में लगाएगा एक्सिस में, तो वो क्लियर हो जाएगा, उसको हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। In its supervisory role, the central bank ensure that the commercial bank show compliance to its directive, particularly related to CRR and SLR. सुपरवाइजरी रोल में सेंट्रल बैंक इंश्योर करता है कि जो CRR है और SLR है उस पर ध्यान दिया जाए। द सेंट्रल बैंक चेंजेस CRR SLR एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब जरूरत पड़ती है तो सेंट्रल बैंक CRR SLR को चेंज करता है। इट एंश्योर दैट द कॉमर्शियल बैंक शो कंप्लायंस टू दीज चेंजेस सो दैट दे डिजायर टारगेट आर अचीव। ये इंश्योर करते हैं कि जो कॉमर्शियल बैंक है उनके कोई भी चीज़ें वो चेंज हो तो वो वैसे ही चेंज हो जैसा वो चाहती है। फिर है फोर्थ, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इट मीन्स दैट इफ अ कॉमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, इट अप्रोचेज द सेंट्रल बैंक एज अ लास्ट रिसोर्ट। सेंट्रल बैंक एडवांस लोन टू सच अ बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अगर कॉमर्शियल बैंक कहीं से भी पैसे जुटाने में असफल है तो वो आरबीआई से मदद लेती है एक तरीके से लास्ट रिसोर्ट के रूप में, और सेंट्रल बैंक उनको लोन देती है उसके बदले जो सिक्योरिटी कॉमर्शियल बैंक ने अप्रूव्ड सिक्योरिटी दे रखी है किसको? आरबीआई को। बाय ऑफरिंग लोन टू द कॉमर्शियल बैंक इन सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी, जो सेंट्रल बैंक है वो इंश्योर करता है कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है कंट्री का उसे सेटबैक यानी कि ख़त्म नहीं हो जाए, बंद नहीं हो जाए, और जो मनी मार्केट है वो हमारा स्टेबल रहे। Custodian of foreign exchange. Central bank is the custodian of nation foreign exchange reserve. It is also exercise manage floating to ensure stability of exchange rate in the international money market. मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसलिए ताकि जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी का एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल बना रहे। क्लियरिंग हाउस फंक्शन जो ये बताया था, सेंट्रल बैंक परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस। लेट अस सी एग्जांपल, इसको समझाने के लिए एग्जांपल दिया गया है। अब यहाँ पे है, सपोज बैंक ए रिसीव ए चेक ऑफ 10,000 ड्रॉन ऑन बैंक बी एंड बैंक बी रिसीव ए चेक ऑफ 15 ड्रॉन, मतलब एक दूसरे की बैंक का चेक रिसीव हुआ। बोथ बैंक ए एंड बी हैव देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक, दोनों के, चाहे बैंक ए हो चाहे बैंक बी हो, उनका अकाउंट है सेंट्रल बैंक में। द चेक ऑफ बोथ बैंक आर क्लियर थ्रू देयर अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक में जो अकाउंट होंगे इनके उनसे ये चेक क्लियर हो जाएगा। दिस इज हाउ द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियर हाउस। ये अवॉइड करता है ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन बैंक एंड रिड्यूसेस रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। फिर है आपका कंट्रोल ऑफ क्रेडिट।
द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। जो प्रिंसिपल फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का वो ये रहता है कि जो सप्लाई है उधार क्रेडिट सप्लाई है उसको कंट्रोल करे। इट इम्प्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई मनी इन द इकोनॉमी बाय रेगुलेटिंग द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कॉमर्शियल बैंक। लोन की रेट बढ़ानी है या घटानी है ये आरबीआई डिसाइड करती है। द सेंट्रल बैंक नीड्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी टू कोप विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। जब इन्फ्लेशन आता है या डिफ्लेशन आता है उस समय लोन देना है नहीं देना है, बढ़ाना है घटाना है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करी जाती है। तो ये सारे हमारे क्या है फंक्शंस हैं किसके, आरबीआई के। फिर आपके क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं जो आपके इस्तेमाल किए जाते हैं किस लिए, हमारी मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई या क्रेडिट सप्लाई सेंट्रल बैंक द्वारा। सेंट्रल बैंक अडॉप्ट वेरियस मेजर टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, लार्जली दीज मेजर रिलेट टू क्रेडिट सप्लाई बाय द कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक बहुत सारे ऐसे काम करती है जिससे वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है, जो दो पार्ट में दे रखे हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। नीचे आपको दे रखा है ब्रीफली, सबसे पहला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट कंट्रोल के। Quantitative instruments are those instruments of credit control which focus on the overall supply of money in the economy. Quantitative instruments हमारे वो instruments होते हैं जो overall supply पर ध्यान देते हैं हमारी credit control का। Supply of money is lower to tackle inflation and it is raised to tackle deflation. अगर inflation है तो supply of money को कम कर दिया जाएगा, अगर deflation है तो supply of money को बढ़ा दिया जाएगा। सबसे पहला बैंक रेट। Bank rate refers to the rate of interest at which the RBI lends money to the commercial bank. It relate to instant loan requirement of the commercial bank. जब कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए आरबीआई से तो वो आरबीआई से पैसा लेती है, उसके बदले जो आरबीआई उनसे ब्याज लेती है, इंटरेस्ट लेती है, उसको हम कहते हैं बैंक रेट। द इंक्रीज इन बैंक रेट इज ऑफन फॉलोड बाय इंक्रीज इन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो आपकी बैंक रेट है वो बढ़ जाएगी अगर आपकी जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ रही है। Accordingly, the cost of credit change in the market when bank rate is increased, market rate of increase। जब बैंक रेट बढ़ेगी तो मार्केट रेट बढ़ेगी, मार्केट रेट बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ेगी। इससे क्या होगा, जो डिमांड है उधार लेने की, क्रेडिट की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी और सप्लाई ऑफ मनी भी कम हो जाएगी। इसीलिए इन्फ्लेशन सही करी जाएगी, मतलब इन्फ्लेशन की कंडीशन में हम लोग ऐसा करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब बैंक रेट कम होगी, मार्केट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम होगी। किस कंडीशन में, डिफ्लेशन वाली कंडीशन में। यानी कि यहाँ दे रखा है इन्फ्लेशन में बैंक रेट बढ़ाई जाएगी, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट की डिमांड कम हो जाएगी, सप्लाई बढ़ाई जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल करी जाएगी। फिर है हमारा सेकंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। Open market operation refers to the sale and purchase of security in the open market by the RBI on behalf of the government. गवर्नमेंट के behalf पे RBI अपनी कुछ सिक्योरिटीज़ को परचेज या सेल करती है। बाय सेलिंग द सिक्योरिटी लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इन द ओपन मार्केट द आरबीआई सोक्स लिक्विडिटी फ्रॉम द इकोनॉमी एंड बाय बाइंग द सिक्योरिटी द आरबीआई रिलीजेज लिक्विडिटी। जब भी आरबीआई किसी भी उसको जैसे मान लो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को सेल करती है तो उसके पास पैसा आएगा। पैसा क्यों आएगा, ताकि आरबीआई के पास लिक्विडिटी रहे, पैसे का इन द फॉर्म ऑफ कैश रहे। जब भी उसको खरीदेगी तो वो अपनी लिक्विडिटी को रिलीज करना चाहती है। व्हेन लिक्विडिटी इज सोक्ड एज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक आर स्वीज। जब भी इन्फ्लेशन के टाइम पे लिक्विडिटी को सोक्ड किया जाता है यानी कि बेचा जाता है, उस समय कॉमर्शियल बैंक उतना काम नहीं करती। इम्प्लाइंग ए कट इन देयर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑन द अदर हैंड, मतलब कि उनका जो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी होती है उसमें लगाम लगाई जाती है। ऑन द अदर हैंड जब लिक्विडिटी को रिलीज कर रहे हैं यानी कि हम खरीद रहे हैं रिसेशन के टाइम पे या डिफ्लेशन के टाइम पे, जो बैंक्स के कैश रिजर्व है वो बढ़ा दिए जाएंगे। यहाँ पे दे भी रखा है सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ में क्या होगा और परचेज सिक्योरिटीज़ में क्या होगा। फिर है आपका रेपो रेट। द रेट एट विच द आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन टू द कॉमर्शियल बैंक बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट इज कॉल्ड रेपो रेट। वो रेट जो आरबीआई ऑफर कर रही है शॉर्ट टर्म लोन, क्यों, ताकि मार्केट में, ओपन मार्केट में जो गवर्नमेंट है उसकी सिक्योरिटी को खरीदा जा सके कॉमर्शियल बैंक द्वारा। उस पर जो ब्याज लेती है उसे रेपो रेट या रीपरचेज रेट कहते हैं।
रीपर्चेज एग्रीमेंट इज साइंड बाय द बोथ द पार्टी स्टेटिंग दैट द सिक्योरिटी विल बी रीपर्चेज बाय द कॉमर्शियल बैंक। दोनों के द्वारा साइन किए जाते हैं, जो खरीद रहा है कॉमर्शियल बैंक द्वारा भी, कि इसको रीपर्चेज किया जा रहा है। इन अदर वर्ड्स आरबीआई इशू करती है लोन चेक कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए, बट इट कैरीज द एग्रीमेंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ सिक्योरिटी बाय द कॉमर्शियल बैंक एट द प्रीडिमांड डेट एंड प्रीडिमांड प्राइस। मतलब कि कॉमर्शियल बैंक उसे खरीद देती है, लेकिन एक डेट तय कर देती है कि इस तारीख को इस रेट से हम ये चीज वापस आपसे ले लेंगे। इन्फ्लेशन के टाइम पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ेगी और रेपो रेट भी बढ़ेगा, डिमांड फॉर क्रेडिट कम हो जाएगी, सप्लाई ऑफ मनी भी इसी हिसाब से। अदर एंड डिफ्लेशन के टाइम पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, रेपो रेट कम होगा, डिमांड फॉर क्रेडिट बढ़ जाएगी। फिर आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट द रेट एट विच द आरबीआई एसेट डिपॉजिट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। इस केस में जो हमारी कॉमर्शियल बैंक है उसके पास ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो वो कुछ पैसा आरबीआई के पास रख देती है, सरप्लस पैसा, और उसके बदले आरबीआई से जो उसे ब्याज मिलती है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इन दिस केस आ रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट इज साइंड बाय बोथ द पार्टी स्टेटिंग दैट द सिक्योरिटी विल बी रीपर्चेज ऑन अ गिवन डेट। किसको? कॉमर्शियल बैंक द्वारा। फिर आपको ये दे रखा है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जिसको हम सीआरआर भी कहते हैं, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ अ बैंक टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू कैप विद द आरबीआई। कॉमर्शियल बैंक को कुछ पैसा इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व रखना पड़ता है आरबीआई के पास, वो आरबीआई डिसाइड करती है, उसे हम कहते हैं सीआरआर। इट इज अ फिक्स बाय द आरबीआई और टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। सप्लाई ऑफ मनी जब बढ़ेगा सीआरआर लोअर होगा, सप्लाई ऑफ मनी कम होगा सीआरआर कम होगा, बढ़ेगा सॉरी। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, हर बैंक को कुछ पैसा फिक्स परसेंट में कुछ एसेट्स या लिक्विड एसेट अपने पास रखना पड़ता है एज अ रिजर्व, उसे हम कहते हैं एसएलआर। लिक्विड एसेट्स में कैश है, गोल्ड है ना, और फिक्स एसेट में जो भी आरबीआई फिक्स करती है। डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, जब इन्फ्लेशन होगा तो सेंट्रल बैंक का जो एसएलआर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वाइस वर्सा अलग केस में। तो ये जो सारे थे वो थे हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब बारी आती है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट आर दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन सिलेक्ट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। सिलेक्टेड सेक्टर्स पे ध्यान दिए जाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट यूज करे जाते हैं जब सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। सबसे पहला दे रखा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द करेंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। जब भी हम कहीं लोन लेने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 20 लाख का लोन चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। उसकी कीमत कितनी ज़्यादा है जितना आपने लोन लिया है, उसके बीच को हम बीच गैप को कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, सपोज अ पर्सन मॉर्गेज हिज हाउस वर्थ 1 करोड़ विद द बैंक फॉर लोन ऑफ 80,000। 80 लाख के लोन के लिए एक पर्सन ने अपने घर को गिरवी रख दिया है 1 करोड़ का, तो बीच का गैप कितना है? 20 लाख का। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पर कितना है? 20 लाख रुपये। ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है ये बढ़ जाएगा जब सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस होगी, और कम हो जाएगा जब सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाएगी। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब रेशनिंग ऑफ क्रेडिट के केस में फिर है हमारा रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू अ फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी। अलग अलग बिजनेस एक्टिविटी जो होती हैं, एजुकेशन लोन जो होता है, गोल्ड लोन जो होता है, बिजनेस लोन जो होता है, सबकी जो ब्याज होती है वो अलग अलग होती है। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इज इंट्रोड्यूस्ड व्हेन द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज टू बी चेक पर्टिकुलरली फॉर स्पेकुलेटिव एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट जब लाया गया था, जब सप्लाई ऑफ मनी था, सप्लाई ऑफ क्रेडिट मनी था, वो पर्टिकुलरली बार चेक किया जा रहा था। आरबीआई ने फिक्स किया है क्रेडिट कोटा अलग अलग एक्टिविटी का। कॉमर्शियल बैंक कभी भी उस कोटे से ज़्यादा लोन नहीं दे सकती है, और इन्फ्लेशन में उसको कंट्रोल किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, डिफ्लेशन में उसे बढ़ाया जाता है। मोरल सुएशन इट इज़ लाइक रेंडरिंग एन एडवाइस टू द कॉमर्शियल बैंक बाय द आरबीआई टू फॉलो इट डायरेक्टिव्स। जब भी आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को कुछ गाइडेंस दे रही है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बता रही है, द बैंक आर एडवाइज टू रिस्ट्रिक्ट लोन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एंड बी लायबल इन लैंडिंग ड्यूरिंग डिफ्लेशन। जब भी कोई बात कह रही है कि अब वो ऐसे काम करना है, एक तरीके से सेमिनार टाइप का, तो उसे हम कहते हैं हमारा मोरल सुएशन। तो यहाँ पर ये हमारा एक ही वीडियो में जो आपका बैंकिंग वाला चैप्टर है वो फिनिश हो गया है, मनी एंड बैंकिंग। अगली वीडियो में हम करेंगे आपका एग्रीगेट डिमांड से। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।